विवेचना में आज कहानी जब एयर इंडिया के विमान कनिष्क में रखे बम से हुई 329 लोगों की मौत। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। 12 अक्टूबर 1971 को डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इश्तिहार छपवाया जिसमें उन्होंने अपने आप को तथाकथित खालिस्तान का पहला राष्ट्रपति घोषित किया। उस समय बहुत कम लोगों ने इस घोषणा को तवज्जो दी, लेकिन 80 का दशक आते आते खालिस्तान का आंदोलन परवान चढ़ गया। पंजाब पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 1981 से 1993 तक 12 वर्षों तक चली खालिस्तानी हिंसा में 21,469 लोगों ने अपनी जान दी और एक जमाने में भारत के सबसे समृद्ध राज्य पंजाब की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। 23 जून 1985 को खालिस्तानी प्रतीकतावादियों ने मॉन्ट्रियल से मुंबई आ रहे एयर इंडिया के विमान कनिष्क में एक टाइम बम रखा, जिसकी वजह से आयरलैंड के तट के पास विमान में विस्फोट हुआ और 329 लोग मौत के मुंह में समा गए। 9/11 से पहले यह इतिहास का सबसे बड़ा चरमपंथी हमला था। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में पीली पगड़ी पहने एक शख्स ने $3005 खर्च कर बिजनेस क्लास के 2 हवाई टिकट खरीदे और उसके साथ ही वैंकूवर से उड़ने वाले 2 विमानों में डायनामाइट और टाइमर से भरे 2 सूटकेस चेक इन कराने में सफल हो गए। एक विमान ने पश्चिम में टोक्यो के लिए उड़ान भरी ताकि वो एयर इंडिया की बैंकॉक और मुंबई जाने वाली फ्लाइट से कनेक्ट कर सके। दूसरा विमान पूर्व की ओर उड़ा ताकि वो टोरंटो और मॉन्ट्रियल से लंदन और नई दिल्ली जाने वाली फ्लाइट से कनेक्ट कर सके। किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि चेक इन करने वाले 2 यात्री एम सिंह और एल सिंह विमान पर चढ़े ही नहीं। चेक इन करने के बाद वो हवाई अड्डे से गायब हो गए। हाल ही में छपी किताब ब्लड फॉर ब्लड 50 इयर्स ऑफ ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट लिखने वाले कैनेडियन पत्रकार टेरी मिलेस्की अपनी किताब में लिखते हैं, एम सिंह के पीछे लाइन में लगे अगले यात्री ने याद किया कि एम सिंह बहुत सावधानी से अपने पैर की उंगली से अपने सूटकेस को धक्का दे रहा था। जैसे जैसे यात्रियों की लाइन आगे बढ़ रही थी, उसने एक बार भी अपने सूटकेस को अपने हाथ में नहीं उठाया और लगातार अपने पैर की उंगली से उसे आगे बढ़ाता रहा। टोक्यो पहुंचने वाले विमान में नरीटा हवाई अड्डे पर विस्फोट उस समय हुआ जब सामान को विमान से उतारकर एयर इंडिया के विमान पर चढ़ाया जा रहा था। सामान चढ़ाने वाले 2 लोग मारे गए और 4 अन्य लोग घायल हो गए। शायद इसकी वजह यह थी कि सूटकेस को या तो ढकेला जा रहा था या बम रखने वालों से समय के बारे में अनुमान लगाने में थोड़ी गलती हो गई थी। नरीटा में हुए विस्फोट के 55 मिनट बाद एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 में आयरलैंड के दक्षिण पश्चिम तट के पास एक और विस्फोट हुआ, जिसमें विमान कर्मियों समेत 329 लोग मारे गए। शैनन हवाई अड्डे की एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ट्रांसक्रिप्ट में बताया गया, सुबह 7:14 पर एक हल्की चीख सुनाई दी और ऐसा लगा कि हवा के बड़े झोंके ने पायलट के माइक्रोफोन को हिट किया है। इसके बाद सन्नाटा छा गया। ट्रैफिक कंट्रोल के कंट्रोलर ने लगातार 3 मिनट तक विमान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने उसी समय पीछे आ रहे TWA के विमान के पायलट से संपर्क कर पूछा कि क्या उसे अपने आसपास नीचे कोई चीज दिखाई दे रही है। पायलट ने जवाब दिया, वो कुछ भी नहीं देख पा रहा है। विमान से संपर्क टूटे 6 मिनट बीत चुके थे। तभी उन्हें कैनेडियन पैसिफिक एयर का एक विमान आता दिखाई दिया। उसे भी आगे उड़ने वाले TWA विमान के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। कंट्रोलर ने TWA विमान से अनुरोध किया कि वो इलाके का चक्कर लगाए। पायलट इसके लिए राजी हो गया
वो आगे बढ़ने के बजाय एयर इंडिया के विमान की खोज में वापस मुड़ा। कैनेडियन पैसिफिक का पायलट भी गौर से नीचे देख रहा था। उसने कंट्रोलर से पूछा, क्या आप एयर इंडिया के विमान को रडार पर देख पा रहे हैं? जवाब मिला, नेगेटिव, वो स्क्रीन से गायब है। अब तक 20 मिनट बीत चुके थे। TWA फ्लाइट का ईंधन समाप्त हो रहा था, इसलिए उसने लंदन की तरफ वापस उड़ने की अनुमति मांगी। कंट्रोलर ने TWA के पायलट को धन्यवाद दिया। एयर इंडिया के विमान के नीचे गिरने का पता तब चला जब ब्रिटेन के एक मालवाहक विमान ने एयर इंडिया के विमान के मलबे को देखा। यह विमान 31,000 फीट की ऊंचाई से अटलांटिक सागर में गिरा था। बाद में हुई खोज में सिर्फ 131 शवों को बाहर निकाला जा सका। मरने वालों में 268 कैनेडियन नागरिक थे। उनमें से अधिकतर भारतीय मूल के थे। इनमें से 27 ब्रिटिश और 24 भारतीय नागरिक थे। बच्चों ने अपने माता पिता और अभिभावकों ने अपने बच्चे खो दिए थे। कुल 29 परिवार पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। कनाडा में बाद में आई हर सरकार ने सफाई दी कि उनको एयर इंडिया के विमान पर हमले की कोई पूर्व सूचना नहीं मिली थी, लेकिन तथ्य इसके विपरीत थे। टेरी मिलेस्की लिखते हैं, आज तक 9 संदिग्धों में सिर्फ एक शख्स इंद्रजीत को सजा हुई है, जिसने बम बनाया था। 21 साल बाद जब न्यायिक आयोग का गठन हुआ, तब जाकर लोगों को पता चला कि चूक कहां हुई थी। वास्तव में 1982 में ही कैनेडियन सुरक्षा बलों को अंदाजा हो गया था कि कनाडा में बब्बर खालसा की गतिविधियां जारी हैं। उनके नेता तलविंदर परमार की हत्या के एक मामले में तलाश जारी थी और वो अपने भाषणों में कह रहे थे कि भारतीय विमान आसमान से नीचे गिरेंगे। कैनेडियन सुरक्षा एजेंसी CSIS एयर इंडिया के विमान पर बम फटने के 3 महीने पहले से न सिर्फ बब्बर खालसा नेता तलविंदर परमार पर नजर रख रही थी, बल्कि उनकी बातें भी टेप की जा रही थी। जांच आयोग की सुनवाई में CSIS एजेंट रे कॉब्जी ने गवाही देते हुए कहा था, हम देख सकते थे कि परमार हिंसा पर तुला हुआ था। जैसे ही मुझे पता चला कि एयर इंडिया की फ्लाइट 182 धराशायी हो गई है, मेरे मुंह से निकला, इसको पक्का परमार ने गिराया है। यही नहीं, अगस्त 1984 में एक फ्रेंच मूल के कैनेडियन अपराधी गैरी बूड्राउ ने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को बताया था कि वैंकूवर के कुछ सिखों ने मॉन्ट्रियल से लंदन जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट नंबर 182 में बम रखने के लिए उन्हें $2 लाख नकद देने की पेशकश की थी। बूड्राउ ने याद किया कि एक शख्स मेरे पास एक सूटकेस लेकर आया था जिसमें $2 लाख भरे हुए थे। मैंने अपने जीवन में बहुत जघन्य अपराध किए हैं, लेकिन एक विमान में बम रखना मेरे मिजाज में शामिल नहीं था। इसलिए मैंने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने बूड्राउ की कहानी पर विश्वास नहीं किया, लेकिन 1 महीने बाद एक दूसरे शख्स ने पुलिस को उसी योजना के बारे में जानकारी दी। इस बार एक सिख हरमैल सिंह गरेवाल ने वैंकूवर पुलिस को बताया कि उसके कुछ साथी एक व्यक्ति गैरी बूड्राउ के जरिए भारतीय विमान को उड़ाने की योजना बना रहे हैं। वास्तव में गरेवाल ने 2 विमानों और 2 बमों की बात कही थी, जो बाद में सही साबित हुई। वास्तव में एयर इंडिया विमान पर बम विस्फोट के 3 सप्ताह पहले ही एयर इंडिया और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को बता दिया गया था कि उन्हें सामान में छुपा कर लाए गए टाइम बम की निगरानी करनी है, लेकिन इसके बावजूद बिना जांच किए हुए एक सैमसोनाइट सूटकेस को विमान पर चढ़ने दिया गया। जांच आयोग के प्रमुख जस्टिस मेजर ने टिप्पणी की, यह समझ में ना आने वाली बात है कि सुरक्षा एजेंसियों ने इतने सारे सुराग मिल जाने के बाद भी उनकी जांच की जरूरत नहीं समझी। 4 जून 1985 को जब परमार ये देखने के लिए वैंकूवर आइलैंड गया कि इंद्रजीत रियात किस तरह बम बना रहा है, तो 2 CSIS अधिकारियों ने उसका पीछा किया। टेरी मिलेस्की लिखते हैं, उन लोगों ने जंगल में जाकर एक विस्फोट किया
लेकिन सीएसआईएस अधिकारियों ने इसकी कोई खबर विभाग को नहीं दी। उनको बताया गया था कि उनका काम सिर्फ परमार की निगरानी करना है, उनके किसी काम में हस्तक्षेप करना नहीं। उन्होंने यही किया। उन्होंने कैनेडियन पुलिस से कभी नहीं कहा कि वो परमार को रोककर उसकी तलाशी लें और पूछें कि उसके इरादे क्या हैं। सबसे बड़े संदिग्ध ने जंगल में विस्फोट किया, लेकिन सुरक्षा बलों के सिर पर जूं नहीं रहेंगी। यह प्रकरण बताता है कि सुरक्षा एजेंसियों के बीच किसी तरह का कोई समन्वय नहीं था। जांच आयोग के प्रमुख जस्टिस जॉन मेजर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अगर कैनेडियन पुलिस को पता होता कि सीएसआईएस को क्या पता है और अगर सीएसआईएस को पता होता कि कैनेडियन पुलिस क्या जानती है, तो इस बात की बहुत संभावना होती, बल्कि यह निश्चित हो जाता कि एयर इंडिया के विमान को गिराने की योजना नाकाम हो जाती। विमान गिरने से 2 सप्ताह पहले परमार और अजायब सिंह बागड़ी साथ साथ टोरंटो गए थे और उन्होंने हवाई अड्डे के पास मॉल्टन गुरुद्वारे में प्रवचन देते हुए कहा था, यहां मौजूद लोग एयर इंडिया से सफर न करें क्योंकि ऐसा करना सुरक्षित नहीं रहेगा। 12 जून को वैंकूवर नगर पुलिस ने सिख चरमपंथियों की एक बैठक की जासूसी की, जहां इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के मनमोहन सिंह ने परमार के एक समर्थक पुष्पिंदर सिंह पर आरोप लगाया कि वो उतने लोगों को नहीं मरवा रहे हैं जितने मरवाए जाने चाहिए। कांस्टेबल गैरी क्लार्क मार्लो ने एयर इंडिया मुकदमे में पेश किए अपने हलफनामे में कहा, मनमोहन सिंह ने पुष्पिंदर की तरफ उंगली उठाते हुए शिकायत की कि कोई भी भारतीय राजदूत अब तक मारा नहीं गया है। आप कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं। इस पर पुष्पिंदर सिंह ने जवाब दिया, आप देखेंगे 2 सप्ताह के अंदर कुछ न कुछ किया जाएगा। इसके 11 दिनों के भीतर भारतीय विमान में विस्फोट हो गया। जब एक संदिग्ध एम सिंह वैंकूवर में सीपी एयर के चेक इन काउंटर पर पहुंचा तो काउंटर पर मौजूद महिला जेनी एडम्स ने उससे कहा कि टोरंटो से एयर इंडिया से उसकी बुकिंग कंफर्म नहीं है, इसलिए वो उसके सूटकेस को चेक इन नहीं कर सकती। उसको टोरंटो में अपना सूटकेस लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट में फिर से चेक इन करना होगा। एम सिंह ने उससे बहस करते हुए कहा कि उसने बिजनेस क्लास के टिकट खरीदे हैं, उसे इस तरह की परेशानी से नहीं गुजरना चाहिए। जेनी एडम्स ने देखा कि सिंह के पीछे यात्रियों की लंबी कतार लगी हुई है, इसलिए वो सिंह की बात मान गई और उन्होंने उनके सूटकेस को इंटरलाइंड कर दिया ताकि उसे टोरंटो में दोबारा चेक इन करने की जरूरत न पड़े। अगर एयर इंडिया ने इसकी जांच की होती कि सीपी एयर से आने वाले सूटकेस का यात्री उसके साथ आया है या नहीं, या सीपी एयर को यह भनक मिल जाती कि उसके विमान पर सामान चेक इन कराने वाला व्यक्ति विमान पर चढ़ा ही नहीं है, तो इतिहास कुछ दूसरा ही होता। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।